क्रिया। क्रिया यानी वर्ब। हम क्रिया किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से काम का करना या होना समझा जाए उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ये क्रिया दो प्रकार के होते हैं। क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ये सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का उदाहरण खाया पिया। अकर्मक क्रिया का उदाहरण रोना सोना इत्यादि ये सब होते हैं। ये सकर्मक और अकर्मक क्रिया के सकर्मक और अकर्मक क्रिया को हम आगे विस्तार से बता रहे हैं। आइए सबसे पहले अब हम देखते हैं धातु को कि ये क्रिया के मूल रूप को ही हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ये क्रिया जो प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। क्रिया प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। ये ही धातु कहलाते हैं। जैसे कि चल सो खा पा जा इत्यादि। ये सब क्या है? धातु हैं, यानी क्रिया का मूल रूप है। ये धातु दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये धातु दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार के एक कौन कौन से धातु हैं आइए हम देखते हैं। तो हम इसको जानेंगे व्युत्पत्ति या रचना के दृष्टिकोण से। व्युत्पत्ति और रचना के दृष्टिकोण से ये धातु दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो मूल धातु और यौगिक धातु। ये मूल धातु और यौगिक धातु को ही हम साधित धातु भी कहते हैं। मूल धातु के बारे में हम जानेंगे कि मूल धातु हम किसे कहते हैं। तो मूल धातु जो स्वतंत्र रहती है। मूल धातु कैसे रहती है? तो हमेशा स्वतंत्र रहती है। यह किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहती। इसे हम क्या कहते हैं? मूल धातु कहते हैं। मूल धातु हमेशा स्वतंत्र रहती है, यह किसी पर आश्रित नहीं होती है। इसे हम मूल धातु कहते हैं। जैसे खा पी देख पढ़ इत्यादि, ये सब मूल धातु हुए। अब हम अगला पॉइंट हम जानेंगे यौगिक धातु। तो ये मूल धातु से ही जुड़े हुए यौगिक धातु हैं। यौगिक धातु हम किसे कहते हैं? तो यौगिक धातु किसी प्रत्यय के योग से बनती है। मूल धातु में जब प्रत्यय लग जाती है तब वह क्या बन जाती है? यौगिक धातु बन जाती है। जैसे हम देख रहे हैं कि ये मूल धातु में हम प्रत्यय किस प्रकार से लगा करके बनाते हैं। तो जैसे खा से खाना, खा से क्या हुआ? खाना, खाना से खिलाया खिलाना। पढ़ से पढ़ना पढ़ा, रंग से रंगना इत्यादि, ये सब आपको यौगिक धातु है। हम इतना और जानेंगे कि जितने भी काम संसार में होते हैं, जितने भी काम किए जाते हैं, सभी को हम क्रिया ही कहते हैं। सभी क्रिया में ना प्रत्यय का प्रयोग होता है, ना प्रत्यय के प्रयोग से सभी क्रिया संपन्न होते हैं। जैसे खाना पीना उठना बैठना रोना सोना जगना खेलना कूदना, ये सभी क्रिया में ना प्रत्यय लगे हुए होते हैं और ना प्रत्यय के योग से ही यह क्रिया पूर्ण होती है। अब हम देखेंगे कि यौगिक धातु कितने प्रकार के होते हैं। तो ये यौगिक धातु भी
तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो प्रेरणार्थक धातु, नाम धातु और अनुकरण धातु। ये प्रेरणार्थक धातु, नाम धातु और अनुकरण धातु, ये तीन प्रकार के धातु जो होते हैं, अब इनके बारे में हम आगे देखते हैं कि ये प्रेरणार्थक धातु हम किसे कहते हैं या प्रेरणार्थक क्रिया हम किसे कहते हैं। तो प्रेरणार्थक क्रिया जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वह प्रेरणार्थक धातु कहलाता है। जैसे कि हम इसको वाक्य में आपको दर्शाने जा रहे हैं कि किसान अपने नौकर से हल चलवाता है। किसान क्या कर रहा है? अपने नौकर से हल चलवा रहा है। अब हम इसमें देख रहे हैं कि एक किसान जो है, किसान प्रेरणा प्रदान कर रहा है, यानी नौकर को प्रेरित कर रहा है। क्या करने के लिए? हल चलाने के लिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक किसान प्रेरक करता है, नौकर प्रेरित करता हुआ और हल चलाना प्रेरणार्थक क्रिया हुआ। इस प्रकार से प्रेरणार्थक क्रिया चलवाना, खिलवाना, पढ़वाना, ये सब प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण आते हैं। अब एक प्रेरणार्थक क्रिया को हम देखेंगे कि प्रेरणार्थक क्रिया अकर्मक क्रिया से बने या सकर्मक क्रिया से बने। हमेशा यह क्या होती है? सकर्मक ही होती है। प्रेरणार्थक क्रिया अकर्मक क्रिया से बने या सकर्मक क्रिया से बने, यह हमेशा सकर्मक ही होती है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि गिरना से गिरवाना, खाना से खिलवाना, चौल से चलवाना, ये अकर्मक क्रिया है। लेकिन अकर्मक क्रिया से जब प्रेरणार्थक क्रिया बनी तो वह क्या हो गया? सकर्मक क्रिया हो गया। अब हम आगे देखेंगे नाम धातु। ये नाम धातु क्या है? तो जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे हम क्या कहते हैं? नाम धातु कहते हैं। जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे हम क्या कहते हैं? नाम धातु कहते हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं अलग अलग करके। जैसे कि हम देख रहे हैं संज्ञा से, तो संज्ञा से देख रहे हैं तो हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, ये क्या हो गया? संज्ञा से हम नाम धातु का प्रयोग किए। तो हाथ से हथियाना और बात से बतियाना। फिर हम विशेषण से इसका हम प्रयोग करते हैं। आइए देखिए विशेषण से करते हैं। विशेषण से जैसे चिकना से चिकनाना और गरम से गरमाना, ये हो गया विशेषण से। हम नाम धातु बनाए तो चिकना से चिकनाना और गरम से गरमाना। अब हम देखते हैं कि अव्यय के आधार पर जैसे ऊपर से उपराना, अव्यय के आधार पर ऊपर से उपराना। और अब हम अनुकरण के आधार पर देखते हैं तो अनुकरण यानी खटखट से खटखटाना, बड़बड़ से बड़बड़ाना, थर से थरथराना और भन से भनभनाना। इस प्रकार से ये हम नाम धातु का प्रयोग करते हैं। अब हम
आगे देखेंगे कि ये धातु रचना के दृष्टिकोण से कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए हम देखते हैं रचना की दृष्टि से ये धातु यानी क्रिया के कितने भेद हैं। तो 2 भेद माने गए हैं। ये कौन कौन से भेद हैं। तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया यानी ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। अब हम विस्तार से ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव को देख रहे हैं। ये सकर्मक क्रिया यानी ट्रांजिटिव वर्ब हम किसे कहते हैं। तो जब क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर न पड़कर किसी अन्य वस्तु पर पड़ता है तब क्रिया क्या होती है। सकर्मक क्रिया होती है। जब क्रिया का फल कर्ता पर न पड़ करके किसी अन्य वस्तु पर पड़ता है तो वह क्या होता है। वह कौन सी क्रिया होती है। तो सकर्मक क्रिया होती है। यानी उस वाक्य में कर्म साथ में रहता है। जैसे राम आम खाता है। राम क्या कर रहा है। आम खाता है। यहाँ खाने का फल किस पर पड़ रहा है। आम पर पड़ रहा है। खाने का फल किस पर पड़ता है। आम पर पड़ता है। तो यह सकर्मक क्रिया हुई क्योंकि क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग हुआ है। कर्म जुड़ा हुआ है। अब हम आगे देखते हैं अकर्मक क्रिया को। तो हम अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं यानी इनट्रांजिटिव वर्ब हम किसे कहते हैं। तो देखिए इसमें दर्शाया गया है कि जब क्रिया के व्यापार का फल कर्ता स्वयं भोगता है। क्या करता है। क्रिया के व्यापार का फल कर्ता स्वयं भोगता है उसे हम क्या कहते हैं। अकर्मक क्रिया कहते हैं। जब कर्ता क्रिया का फल स्वयं भोगता है तब वह क्या कहलाता है। अकर्मक क्रिया कहलाता है। जैसे राम हंसता है या मोहन रोता है। अब हम इसमें देख रहे हैं कि हंसने का फल राम पर पड़ रहा है यानी राम हंसने का फल भोग रहा है स्वतः भोग रहा है। यह अकर्मक क्रिया हुई। या मोहन रोता है। रोने का फल कर्ता यानी मोहन स्वयं भोग रहा है। यह अकर्मक क्रिया कहलाती है। अब हम एक क्रिया के अगले भेद को देखेंगे। तो क्रिया के अगले भेद हमने सकर्मक और अकर्मक को जान लिया है। अब क्रिया का अगला भेद क्या होता है। कंपाउंड वर्ब जिसको हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। जिसे हम क्या कहते हैं संयुक्त क्रिया यानी कंपाउंड वर्ब। अब एक कंपाउंड वर्ब यानी संयुक्त क्रिया क्या कहलाती है आइए हम इसके बारे में अब जानें। जब क्रिया 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनती है तो यह क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। जब क्रिया 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनती है तो क्रिया क्या कहलाती है संयुक्त क्रिया कहलाती है। अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के मुख्यतः 11 भेद माने गए हैं। ये 11 भेद किस प्रकार से माने गए हैं हम अब इसको पार्ट वाइज करके देख रहे हैं। एक एक करके अलग अलग करके हम अब इसको देखेंगे। तो पहला है आरंभ बोधक। आरंभ बोधक कहने से ही पता चल रहा है कि इसमें किसी कार्य के होने का बोध हो रहा है। जैसे वह पढ़ने लगा। वह क्या करने लगा। वह पढ़ने लगा यानी कार्य आरंभ हो चुकी है। वह पढ़ने का कार्य करने लगा यानी कार्य आरंभ हो चुकी है।
अगला है समाप्ति बोधक, यानी समाप्ति बोधक में लग रहा है जो कार्य जो है समाप्त होगी, यानी वह पढ़ चुका, कार्य समाप्त हो रही है। वह क्या किया? पढ़ चुका, यानी कार्य समाप्त हो रही है, पढ़ने का कार्य पूरा हो चुका है। अगला है अवकाश बोधक, यानी वह मुश्किल से पढ़ने पाया या वह जाने न पाया। इसमें कठिनाई उत्पन्न हो रही है, वह अवकाश प्राप्त करना चाह रहा है, यानी बैठना चाह रहा है, रुकना चाह रहा है, क्योंकि वह मुश्किल से पढ़ पा रहा है या मुश्किल से चल पा रहा है। अब है अनुमति बोधक। अनुमति बोधक यानी अनुमति लेना, जैसे मुझे जाने दो, ये अनुमति मांग रहा है कि मुझे जाने दो, ये अनुमति बोधक हो गया। फिर आगे है नित्यता बोधक, यानी नित्यता बोधक यानी लगातार कोई कार्य होते रहती है, उसको हम नित्यता बोधक कहते हैं। जैसे हवा चल रही है या पेड़ बढ़ता गया, ये हवा का चलना या पेड़ का बढ़ना, यह कार्य लगातार हो रही है, इसलिए इसको हम नित्यता बोधक कहते हैं। अब है आगे आवश्यकता बोधक। ये आवश्यकता बोधक, इसमें आवश्यकता महसूस कर रहा है, जैसे मुझे बच्चे को पढ़ाना पड़ता है, यह मुझे बच्चे को पढ़ाना पड़ता है, यह क्या है? आवश्यकता बोधक है। अब अगला है निश्चय बोधक। निश्चय बोधक में निश्चित रूप से वह कोई कार्य करेगा, जैसे मैं मार बैठूंगा या राम बोल उठा, वह निश्चित रूप से कह रहा है कि मैं यह कार्य कर दूंगा, मैं मार बैठूंगा या राम बोल उठा, यह निश्चय बोधक में आते हैं। अब फिर अगला है इच्छा बोधक। इच्छा बोधक, मैं खाना चाहता हूँ, वह इच्छा प्रकट कर रहा है कि मैं खाना चाहता हूँ या मैं दौड़ना चाहता हूँ। अब फिर आगे है अभ्यास बोधक। अभ्यास बोधक में वह पढ़ा करता है, यानी पढ़ा करता है, यानी वह अभ्यास कर रहा है, वह पढ़ा करता है, वह कूदा करता है, वह खेला करता है, यानी अभ्यास कर रहा है। अब फिर आगे है शक्ति बोधक। मैं चल सकता हूँ, यानी वह है उसमें शक्ति का बोध कर रहा है कि मैं चल सकता हूँ, यह हो गया शक्ति बोधक, यानी वह कार्य करने में सक्षम है, वह चल सकता है, वह पढ़ सकता है। अब अगला है पुनरुक्त संयुक्त क्रिया, कि वह पढ़ा लिखा करता है या वह आया जाया करता है, ये हो गया पुनरुक्त क्रिया, कि वह पढ़ा करता है या वह आया जाया करता है। इस प्रकार से हम एक क्रिया के से संयुक्त क्रिया का बोध हमने जाना कि इसमें दो दो क्रिया का प्रयोग हुआ, जैसे पढ़ा करना, चल सकना, जाया करना, चल रहा, जाने न पाया, पढ़ने लगा, इसमें दो दो क्रिया का प्रयोग हुआ। अब एक क्रिया के अगले पार्ट को हम जानेंगे कि अगले पार्ट में क्या है। अगला पार्ट क्रिया का आता है क्रिया के विधि। एक क्रिया के विधि जिसको हम मोड कहते हैं, एक क्रिया के विधि यानी क्रिया ये मोड हम किसे कहते हैं। तो देखिए, क्रिया के वे रूप जिनसे कहने वाले के भाव, व्यापार या रीति का बोध हो। क्रिया के विधि, क्रिया के वे रूप जिनसे कहने वाले के भाव का बोध हो, भाव में व्यापार या रीति का बोध होता है, उसे हम कहते हैं
हिंदी में क्रिया के मुख्यतः ये 5 अर्थ होते हैं। हिंदी में क्रिया के कितने अर्थ होते हैं? 5 अर्थ होते हैं। आइए हम देखते हैं कि ये क्रिया के विधि, क्रिया के मूड में ये 5 अर्थ कौन कौन से होते हैं। तो पहला है निश्चयार्थ, संभावार्थ, संदेहार्थ, आज्ञार्थ और संकेतार्थ। अब हम इसको देखते हैं कि निश्चयार्थ, संभावार्थ, संदेहार्थ, आज्ञार्थ और संकेतार्थ हम किसे कहते हैं। तो देखिए, ये निश्चयार्थ यानी जिससे निश्चित बात की सूचना मिले, जैसे कि मैं खा रहा हूँ। मैं खा रहा हूँ, इसमें कार्य की सूचना निश्चित पता चल रही है कि मैं खा रहा हूँ। यह निश्चित रूप से पता चल रही है कि वह खा रहा है। अब है अगला संभावनार्थ। इसमें संभावना व्यक्त की जा रही है कि कार्य हो रही है या नहीं हो रही है, होगी या नहीं होगी। इसमें अनुमान, इच्छा, कर्तव्य तथा आशीर्वाद आदि प्रकट होते हैं। जैसे कि शायद आज वर्षा होगी, शायद आज वर्षा होगी। यह एक अनुमान दर्शा रहा है कि वर्षा हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं। या तुम्हारी उन्नति हो, हम ऐसी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, यानी संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि तुम्हारी उन्नति हो। छात्र को चाहिए कि पढ़ने में ध्यान दे, या हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि छात्र को चाहिए कि पढ़ने में ध्यान दे। पढ़ने में ध्यान देगा तो वह सफल अवश्य होगा। अगला है संदेहार्थ। संदेहार्थ में है कि इसमें संदेह प्रकट हो रहा है कि बच्चा रोता होगा। बच्चा रोता है या नहीं रोता है, लेकिन एक संदेह प्रकट हो रही है कि बच्चा रोता होगा या खाना बन गया होगा। अब अगला है आज्ञार्थ। आज्ञार्थ में आज्ञा, उपदेश, निषेध का भाव प्रकट होता है। जैसे तुम जाओ, तुम जाओ, हम आज्ञा दे रहे हैं, आज्ञा का भाव प्रकट हो रहा है। बड़ों की आज्ञा मानो, बड़ों की आज्ञा मानो, यह उपदेश का भाव प्रकट कर रहा है। या मत जाओ, मत जाओ, निषेध का भाव प्रकट कर रहा है, यानी रोक रहा है। इस प्रकार से हम आज्ञार्थ को जानते हैं। अब अगला पॉइंट है संकेतार्थ। संकेतार्थ, इसमें संकेत प्रकट हो रहा है। संकेत या शर्त, यदि वह आता तो मैं जाता। इसमें एक संकेत प्रकट हो रही है कि यदि वह आता तो मैं जाता, या यदि वह हंसता तो मैं हंसता। इस प्रकार से यह एक संकेत प्रकट हो रही है। इसको हम हेतु मध्यभूत में भी जानते हैं।